हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपना हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू कर रखा है, जो कि है हिस्ट्री का चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 6 है, जो कि हमारा फाइनल चैप्टर होने वाला है। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा तो हमने ओम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे 13th सेंचुरी में म्यांमार से आके असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास ओम किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था, और कैसे उन्होंने अपनी ग्रेट नॉलेज से इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में वो रहे थे मुगल और दिल्ली सल्तनत के वक्त। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे द राइज ऑफ सिक्स हुआ था, कि सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई थी और कैसे उन लोगों ने अपनी सिख आर्मी बनाई थी। कैसे एक पीसफुल स्पिरिचुअल मूवमेंट एक लड़ाई के उसमें भी कन्वर्ट हो गया था, जिसमें वो सेल्फ डिफेंस करते थे। कैसे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और कौन लोग सिख कहलाते थे, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत का या जो मुगल पीरियड था, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब उस वक्त प्रशासन कैसा था, लेन देन कैसी होती थी, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और उस वक्त लोगों की लाइफ कैसी थी वो भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पहले हम पढ़ेंगे भारत का प्रशासन, जिसमें हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से कि दिल्ली सल्तनत के वक्त प्रशासन कैसा था। तो उस वक्त क्या होता था, दिल्ली सल्तनत के वक्त सुल्तान बनाया जाता था और सुल्तान ही पूरी सरकार चलाता था। आर्मी वगैरह सब वही कंट्रोल करता था, सुल्तान के पास ही सारी पावर होती थी। वो राज्य को बचाने का काम भी सुल्तान का होता था, और एनिमी से लड़ने का काम भी सुल्तान का होता था। लोगों से टैक्स भी सुल्तान कलेक्ट करता था, और लोगों के वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए काम भी सुल्तान करता था। और सुल्तान के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते थे, उसके अंदर बहुत सारे मंत्री होते थे जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मदद करते थे। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। सुल्तान मतलब मेन जो उनका राजा था, जो उन पर रूल करता था, जैसे खिलजी हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया, सब इनके सुल्तान हो गए। ये इनसे टैक्सेस लेते थे, जनता से टैक्स लेते थे, किंगडम को बचाते थे और दुश्मनों से लड़ते थे, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। बहुतों ने करा नहीं, बट हाँ, इनका एक काम था कि लोगों की देख रेख करना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। और इनके साथ होते थे इनके मंत्री, जो इनको अलग अलग काम में मदद, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, मतलब कोई वित्त मंत्री हो गया, कोई संस्कृति का मंत्री हो गया। तो ऐसे इनके अंदर बहुत सारे मंत्री होते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। अब अगली बात आती है इक्ता सिस्टम के बारे में कि इक्ता सिस्टम क्या था। मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर ना एक इक्ता सिस्टम भी इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत ने इक्ता सिस्टम चलाए थे। तो उसमें क्या था, उसमें होता था नोबल्स, मतलब बड़े बड़े जो लोग होते थे, उन्हें लैंड दिया जाता था, उस लैंड को बोलते थे इक्ता। और जिन लोगों को वो लैंड दिया जाता था उन्हें बोलते थे इक्तदार्स। और इक्तदार्स लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो लोग इक़्तिदार ने क्या करा, इक़्तिदार को लैंड दिया गया, उस लैंड पे जो भी काम कर रहा है उससे, उस लैंड का उससे टैक्स लिया जाता था। और फिर जो लोकल खर्चे होते थे, मतलब फार्मर्स वगैरह देने के बाद जितना भी पैसा बचता था वो सारा सुल्तान को दे दिया जाता था, मतलब राजकोष में चला जाता था। और ये जो भी पैसे आते थे, इससे मेन आर्मी मेंटेन करी जाती थी, जो भी उनके सेना उसको मेंटेन किया जाता था। और आपको पता है इन लोगों के शौक भी बहुत थे सुल्तानों के, तो इनके शौक पूरे किए जाते थे। ये सब होता था इक्ता सिस्टम में। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे आपको दे रखा है कि इक्ता प्रणाली क्या थी। आगे अब इक्ता प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। तो इक्ता प्रणाली से क्या होता था कि अब इसके अंदर इन्होंने इक़्तिदार रख रखे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता था, सुल्तान को पूरा किंगडम खुद ही नहीं देखना पड़ता था। उसे पता था कि हर पार्ट के लिए कोई ना कोई ऐसा आइलर वहां पे काम कर रहा है। तो इससे वो पूरे राज्य पे नियंत्रण रख पाता था, मतलब वो पूरे राज्य को आसानी से कंट्रोल कर पाता था। और इक़्तिदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्थानीय प्रशासन, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ इस वक्त होते हैं लोकल पुलिस थाना, या फिर लोकल हमारे जो एमएलए वगैरह होते हैं जो वहाँ का काम करते हैं, यहाँ के पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का सब संभालते हैं। तो ऐसे उस वक्त इक़्तिदार होते थे जो वो स्थानीय प्रशासन में जाते थे, मतलब वो उस जगह को कंट्रोल करते थे। और ये पद हेरिडिटरी नहीं था, मतलब ये नहीं था कि मान लो मैं इक़्तिदार तो मेरे बच्चा भी इक़्तिदार ही होगा। तो ये इनहेरिट नहीं होता था, जो जिसको इक़्तिदार अपॉइंट किया गया है वो ही इक़्तिदार रहेगा। उसके बाद अगर कुछ भी कारण से वो हटता है तो उसकी जगह कोई नया इक़्तिदार अपॉइंट किया जाएगा। ये नहीं है कि उसके फैमिली में से किसी और को इक़्तिदार बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इक़्तिदार को सिलेक्ट करने के भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज होते थे।
और उनसे ये उम्मीद करी जाती थी कि वो सुल्तान के प्रति वफादार रहे, मतलब वो कोई धोखाधड़ी ना करे, बीच में पैसों की हेरफेर ना करे, ये सब काम ना करे, वो सुल्तान के प्रति वफादार रहे और वो जो सुल्तान कह रहा है उस काम को एग्जैक्ट वैसे ही करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस वक्त टैक्स कैसे कलेक्ट होता था? तो टैक्स आर कलेक्टेड ऑन ट्रेड एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब जो भी व्यापार करते थे, जो भी वहाँ के लोग ट्रेड करते थे, उगाते थे, व्यापार करते थे, उस पर टैक्स लेते थे अलग अलग स्टेजेस पे, कि पहले मान लो बो रहे हैं तो तब कोई अलग टैक्स, तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स लिया जाता था। और फार्मर्स जो थे, मतलब जो किसान थे, उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, मतलब जो उनकी जमीन थी जिसपे वो खेती करते थे उनको सबसे ज्यादा उसका टैक्स देना पड़ता था, तो उनके ऊपर उस टैक्स का बहुत ज्यादा लोड था, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर हैवी वो था कि उन्हें इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो ये भी कहते हैं जो टैक्स कलेक्शन होता था, मतलब लोगों से कर की जो वसूली की जाती थी वो बहुत बार बहुत कठोर तरीके से की जाती थी, मतलब इतने आसान से नहीं होता था, कभी कभार बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे कि नहीं तुम्हें इतना ही देना है, कभी ऐसे करते बहुत क्रूर तरीके से टैक्स की वसूली की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि मुगल प्रशासन के वक्त क्या व्यवस्था थी पूरी, कि जब मुगल का काल चल रहा था तब प्रशासन कैसा होता था। तो अकबर का देखते हैं कि अकबर के वक्त क्या था। अकबर ने जो मुगल का मतलब अकबर ने जो मुगल में प्रशासन का था, टैक्स वगैरह का था, लेन देन का, उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था और उसे बहुत अच्छा बना दिया था, कि मतलब वो बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत एफिशिएंट था, मतलब बहुत उससे फायदे हो रहे थे, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। और उसने क्या करा था, जैसे उधर तो पूरे हमने एक इक़्तिदार बना दिया था जिसपे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुल्तान पे आ गई थी। उसने ऐसा ना करके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दिया था कि हाँ ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तो उसने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों को ले लिया था, कि जैसे अब हो जाता है ना कि हाँ एजुकेशन मिनिस्टर ये है, तो इसने ऐसे अलग अलग लेवल पे लोगों को अपॉइंट कर दिया था, अलग अलग अधिकारी अपॉइंट कर लिए थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स दे रखे हैं। दीवान, वो दीवान जो होते थे वो सारा पैसों का देखते थे, कि फाइनेंस कितना, रेवेन्यू कितना, मतलब कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, कितना टर्नओवर आ रहा है, ये सब देखते थे। मीर बख्शी जो थे वो आर्मी और मिलिट्री मैटर्स को देखते थे, कि वो सेना से संबंधित और सेना में कितने हमें शस्त्र चाहिए, मतलब कितनी तलवारें चाहिए, बाण चाहिए या भाले वगैरह चाहिए, वो ये सब मीर बख्शी देखते थे। फिर खाने समन, ये पब्लिक वर्क्स देखते थे, ट्रेड देखते थे, एग्रीकल्चर देखते थे, मतलब कैसे किसान कैसे काम कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, व्यापार कैसे चल रहा है, कौन कौन से नए उद्योग सेटल हो रहे हैं, ये सब। सदर जो थे वो जस्टिस, मतलब वो लोगों को न्याय देने का काम करते थे, धार्मिक कोई भी चीज हो वो उसका ध्यान रखते थे और पढ़ाई का ध्यान देते थे, कि मतलब लोगों को प्रॉपर शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, तो इन सब चीजों का सदर ध्यान रखते थे। तो ऐसी जो 12 प्रोविंसेस थी, मतलब जो वहाँ के 12 जिले थे अकबर के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी हर जिले के लिए ऐसी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे हर 12 जिलों के लिए। ठीक है, और फिर हर जिले में और छोटे छोटे वो डिवाइड कर रखे थे, कि हाँ यहाँ पे ये काम चल रहा है, यहाँ पे ये काम चल रहा है। और जो विलेज लेवल था वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट ही थी, मतलब वहाँ पे वो लोग खुद न्याय करते थे, खुद सब करते थे, उनको मतलब बहुत ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, कि गांव में पारंपरिक ही चलता था, मतलब जैसे पहले चलता आ रहा है गांव में अब भी वैसे ही चलता था। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हिंदी में दे रखा है। आगे चलते हैं मनसबदारी सिस्टम। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मनसब होती है रैंक के पोजीशंस, तो इसी वजह से मनसबदारी सिस्टम आया था, मतलब इस पे लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से, कोई ऊंची रैंक पे कोई नीचे रैंक पे, उसके रैंक के हिसाब से ऑर्डर्स दिए जाते थे। और जो ऑफिसर्स होते थे उनको बोलते थे मनसबदार। क्या बोलते थे? मनसबदार। तो मनसबदार होते थे रैंक वाइज, उनको रैंक के हिसाब से उन्हें अपने सेना मेंटेन करनी पड़ती थी, हाथी घोड़े ऊंट, उन्हें इन सब के हिसाब से मेंटेन करते थे। कोई लोअर रैंक पे तो उसे कम, हाई रैंक वाले को अपने अंदर ज्यादा सेना मेंटेन करनी पड़ती थी, ज्यादा घोड़े वगैरह रखने पड़ते थे, ये सब। इससे क्या होता था, मनसबदारी सिस्टम से क्या फायदा हुआ, कि मान लो जब भी एकदम से युद्ध के लिए राजा को सेना चाहिए, तो उस वक्त उन्हें एकदम से ज्यादा सेना एक साथ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती थी और उन्हें अपने पास ज्यादा आर्मी रखनी नहीं पड़ती थी। वो अपने मनसबदार को बोलते थे और वहां से उनके पास एकदम से ही एक लार्ज परमानेंट आर्मी उनकी तैयार रहती थी और उनके पास सेना इकट्ठी हो जाती थी। और रेगुलर इससे क्या होता था, पूरी जो मिलिट्री है उसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी हो जाती थी और उसे देखा भी जाता था कि हाँ मिलिट्री की स्ट्रेंथ अच्छी है नहीं है, तो ये सब भी इससे फायदा हुआ था मनसबदारी सिस्टम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा मनसबदारी प्रणाली को हिंदी में दे रखा है। अब अगला है जागीरदार की। जागीरदार कौन थे? उस वक्त जागीरदार किन्हें कहा जाता था?
तो जो मनसबदार थे उन्हें सैलरी ना देके, मतलब उन्हें पैसे ना देके कैश में उन्हें लैंड दिया जाता था, और उस लैंड को कहते थे जागिर। मतलब जो मनसबदार से जो ये पूरी आर्मी हमारी मेंटेन कर रहे थे, इन्हें क्या करते थे अकबर जी, इन्हें ये पैसे ना देकर इनकी सैलरी के रूप में इन्हें लैंड देते थे, और इस लैंड पे फिर वो काम करवाते थे, तो उनसे उनका काम हो जाता था। और उस लैंड को, जो लैंड इन्हें दिया जाता था, जो भूमि इन्हें दी जाती थी, इसे कहते थे जागीर। और इसी वजह से इन लोगों को कहा जाता था जागीरदार। क्या कहा जाता था? जागीरदार। अब अकबर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, मतलब अकबर के अंदर प्रशासन कैसा था? तो अकबर ने सभी रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब सभी धर्म के लिए पाया था। अकबर ने सभी धर्म के लिए, कि सभी धर्म को एक समान माना था, कि उसने ये नहीं कहा कि हाँ मुस्लिम ही फॉलो करो, वो करो। तो अकबर ने रिलीजियस, मतलब उसने हर रिलीजन को प्रमोट किया। पर ये देखा गया था कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको गवर्नमेंट पोजीशन, मतलब जैसे ये जो इसके यहाँ पे मंत्री वगैरह के काम थे, उसमें उन्हें बहुत कम पोजीशन दी थी। और ज्यादातर जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मतलब जिनकी ज्यादा चलती थी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, वो सारे मुस्लिम्स थे। और मुस्लिम में भी वो जो फॉरेन बोर्न मुस्लिम्स थे, मतलब जो बाहर से मुस्लिम्स आए थे, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी एज कम्पेयर टू इंडियन मुस्लिम्स। तो यहाँ पे अकबर ने थोड़ा भेदभाव किया था, कि उच्च पदों पर उसने गैर मुसलमानों को नहीं रखा था, मतलब जो और धर्म के लोग थे उनको नहीं रखा गया था। और वहां पे भी विदेशी मुस्लिमों को ज्यादा रखा गया था एज कम्पेयर टू भारतीय मुस्लिमों को। ठीक है, आगे चलते हैं टोडरमल जी के बारे में। तो टोडरमल जी तो थे, वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब अकबर के वित्त मंत्री थे, जो मतलब पूरा कैश फ्लो वगैरह देखते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था रिवेन्यू सिस्टम में। रिवेन्यू होता है कि जो हमारे पास आ रहा है, मतलब जो भी हमने मान लो कोई फसल उगाई, उसको बेच बेच के जो भी कमाई, उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। तो उसने ना, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक अच्छा रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रिवेन्यू सिस्टम इनोवेट किया था। उन्होंने क्या करा था, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जितनी भी खेती की जो भूमि है, उस सेट पे उन्होंने सर्वे करा कि खेत कैसे हैं कैसे नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि कितनी क्रॉप उगती है, मतलब एक बार में एक खेत कितनी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग क्रॉप के प्राइस डिसाइड कर दिए, कि ये क्रॉप इतने की बिकेगी, ये क्रॉप इतने की बिकेगी। इससे क्या हुआ था, इससे जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था, मतलब जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था, वो बढ़ गया। कि अब जब अब कोई भी अपने मनचाहे प्राइस पे नहीं खरीद सकता था, कि वो कोई महंगा बेचना चाहे पर लोग कम खरीद रहे। अब एक फिक्स प्राइस था। तो कोई चीज अगर महंगी बिकनी तो वो महंगी ही बिकेगी, कोई से सस्ते में नहीं खरीद सकता। और इससे क्या होता है, जो मुगल का प्रशासन था वो भी बढ़ गया था, और वो भी और मजबूत हो गया था। ठीक है, यहीं पे ये चीजें हिंदी में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों का जीवन कैसा था, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, लोगों का जीवन कैसा था, ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, कि लोगों को उस वक्त जीवन कैसा था। तो 13th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच इंडिया एक बहुत ही ज्यादा वेल्थियस्ट रीजन था, मतलब इंडिया एक बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो, अमीर रीजन था पूरे देश भर का। और इसकी जो इकोनॉमी थी, मतलब यहाँ पे जो मेन पैसा वगैरह आता था, वो आता था एग्रीकल्चर से, मतलब खेती से, हैंडीक्राफ्ट से, मतलब जो भी कढ़ाई बुढ़ाई बुनाई का काम होता था, या जो भी मटके वगैरह बनते थे, उन सब से, ट्रेड से, व्यापार से, गिल्ड मतलब श्रेणी से, और मतलब ये जो भी अलग अलग जात वगैरह बनी हुई थी ना, उनसे आता था। ठीक है, यहीं पे ये चीज हिंदी में दे रखी है। अब सुल्तानेत के पीरियड में और मुगल के पीरियड में लोगों की लाइफ में क्या, जो वहाँ के लोगों की लाइफ थी, या जो वहाँ की जो जगह थी, उनमें क्या डेवलपमेंट आया है। तो रोडें बनी, ब्रिजेस बने, कैनल्स, कैनल्स मतलब होता है गुफाएं वगैरह बनी, मतलब एक जगह से दूसरी जाने के लिए जो टनल्स होती है, और पानी के कैनल्स बने। और इरिगेशन सिस्टम, मतलब उपजाऊ सिस्टम को और अच्छे से, इरिगेशन होता है सींचने का, जिससे वो खेतों में पानी वगैरह सींचा जाता है, उसको कहते हैं इरिगेशन सिस्टम, वो अच्छे से बने। नई नई सिटीज डेवलप हुई, ये काम दिल्ली सल्तनत ने करा, मुगल पीरियड में ये और अच्छे से हुआ। और बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज की गई, इरिगेशन मतलब सिंचाई का काम और ज्यादा इंक्रीज किया गया, जिसकी वजह से ट्रेड मतलब व्यापार और फार्मिंग खेती इंक्रीज हुई। दिल्ली सल्तनत ने अलग अलग कॉइन इंट्रोड्यूस करा, अलग अलग मेटल्स के, और मुगल ने सिल्वर कॉइन यूज करा रुपया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस करा उन्होंने दाम रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये लगा भी दिया है कि जैसे ये है कि मुगल बाबर ने कौन सा करा था, हुमायूं ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर और गोल्ड कॉइन ही है। तो जो सिल्वर कॉइन था वो हमारा रुपया डेमोन्स्ट्रेट करता था, और जो तांबे का था, मतलब कॉपर का, वो दाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर कैसा था उस वक्त, मतलब जो खेती बाड़ी थी वो कैसी थी। तो एग्रीकल्चर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, मतलब लोगों का जो मेन कमाई का साधन था, वो एग्रीकल्चर ही था। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते थे। और फार्मर्स, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई, गन्ने हो गए, मसाले हो गए, कॉटन हो गई, रुई,
सिल्क हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, ये सब मेन चीजें वहाँ उगाई जाती थी। और जैसे जैसे इरिगेशन इंक्रीज हो रहा था, सिंचाई के लिए नए नए तरीके आए थे, इस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रॉप हो रही थी। जो फार्मर्स होते थे उनकी जो भी कमाई होती थी उसका उन्हें 1/5 मतलब 20% उन्हें एज अ लैंड टैक्स देना पड़ता था आगे सरकार को, और बहुत सारे रूलर्स ने तो 50% भी लगा दिया था। तो इसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स को भुगतना भी पड़ रहा था, मतलब वो सफर कर रहे थे कि हम पे इतना टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हिंदी में दे रखी है। अब क्राफ्ट्स और ट्रेड्स क्या था, मतलब क्राफ्ट्स पीपल, जो क्राफ्ट्स मतलब जो कलाकारी वाली चीजें थी, तो कलाकारों ने टेक्सटाइल्स मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े, कपड़ों के ऊपर बुनकर वगैरह, वेपन्स हो गए, बर्तन हो गए, ज्वेलरीज हो गई मतलब गहने वगैरह हो गए, ये सब करा। और शिप बिल्डिंग भी, मतलब उस वक्त जहाज भी बनाए गए ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके। और इंडिया बाहर अपने गुड्स भेजती थी कलिकट पोर्ट के थ्रू, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली और मैंगलोर पोर्ट के थ्रू इंडिया से सामान को बाहर भेजा जाता था। और जितना इंडिया सामान बाहर से लेती थी उससे ज्यादा वो सामान बाहर भेजती थी। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब अंदर लेना। तो जितना सामान इंडिया बाहर से दूसरे देशों से अपने देश में मंगवाती थी, उससे ज्यादा सामान वो दूसरे देशों में भेजती थी। और वो अपने देश में क्या क्या मंगवाती थी, सिल्क हो गया, घोड़े हो गए, मेटल हो गया, और लग्जरी मतलब आलीशान चीजें वगैरह, ये सब चीजें हम बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हिंदी में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, हुंडी सिस्टम क्या था। हुंडी सिस्टम उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे जो व्यापारी लोग थे वो पैसों का लेन देन अच्छे से कर सकते थे। मतलब इससे क्या होता था, बिना कैश के वो लोग पैसों का लेन देन कर पा रहे थे। जैसे आजकल ऑनलाइन पेमेंट चल गई, तो उस वक्त हुंडी सिस्टम था जिसकी वजह से पैसों का आसानी से लेन देन होता था। वरना ये होता था कि इतना पैसा हम साथ लेके चलेंगे कोई चोरी ना हो जाए। तो इसमें जो मर्चेंट कम्युनिटीज थी जैसे कि मारवाड़ी लोग, ये बहुत ज्यादा फेमस बने इस हुंडी सिस्टम के लिए। मतलब हुंडी सिस्टम में मारवाड़ी लोगों को बहुत ज्यादा जाना गया और उनकी वजह से ये हुंडी सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ उस टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हुंडी प्रणाली के बारे में हिंदी में दे रखा है। अब उस वक्त लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो लेट 1600 सेंचुरी में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा औरंगजेब ने या बहुत सारे रूलर्स ऐसे आए थे जो बहुत ज्यादा टैक्स लगाए थे, तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए गए। और लोगों को अपने खेतों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उनके खेत किसी और को दे दिए जाते थे। तो इस वजह से बहुत सारे किसानों के हाथों से उनके खेत भी चले गए, और बहुत सारे किसान बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर बन गए, कि उनको स्लेव बना लिया जाता था, या उनको प्रॉपर कि नहीं अब तुम हमारे अंडर आओगे तो हमें हमारा सारा काम करना पड़ेगा, उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है, इसका क्राफ्ट्स पीपल मतलब जो ये बुनकर वगैरह थे, और जो ये व्यापार मतलब जो मूर्तिकार वगैरह थे, और जो लेबरर्स मतलब जो मजदूर वगैरह थे, इनको भी पैसों की बहुत तंगी फेस करनी पड़ी थी। और बहुत सारे वॉर्स लड़े गए, मतलब बाहर से इन्वेजन हो रहा था तो बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हिंदी में दे रखी हैं। अब उस वक्त सोशल और कल्चरल लाइफ कैसी थी, मतलब लोगों का आपस में संबंध, और उस वक्त सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो उस वक्त जो अलग अलग धर्म के लोग थे वो एक साथ खुशी से रहते थे, और वो अपने मतलब एक दूसरे, मान लो मैं हिंदू हूँ और मैं कुछ बना रही हूँ, मैं बुनगाई में अच्छी हूँ, कोई मुस्लिम है वो पोट्री में अच्छा है, वो अच्छे कुंभ के घड़े बनाता है, कोई और है उसको वो कुछ ज्वेलरी में अच्छा है। तो ऐसे सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते थे और बिना लड़े आपस में अच्छे से रहते थे, और वो आपस में व्यापार करते थे, रहते थे। और जो अलग अलग शासक आए उन्होंने भी आर्ट मतलब कला का, साहित्य का, और नकाशियों का, कलाकारियों का, गाने का, इन सब का उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रमोशन किया। मतलब इन्होंने भी इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा दिया कि हाँ ये सब चीजें करो करो। और अलग अलग कल्चर से मतलब अलग अलग धर्मों से भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस मिला, जिसकी वजह से शेयर्ड कल्चर हेरिटेज मतलब सब लोग आपस में मिलजुल के एकदम प्यार भावना से रहने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीजें हिंदी में दे रखी हैं। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि इंडिया जो थी इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से बहुत अच्छी थी, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, पर पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। मतलब वहां पे कोई न्याय करने वाला अच्छा नहीं था जो अच्छे से राजनीति कर सके, अच्छे से रूल्स बना सके, अच्छे से लोगों पे रूल कर सके। तो इस चीज की कमी इंडिया में थी। बहुत सारी लड़ाई होने के बाद भी, बहुत सारी चीजें होने के बाद भी लोगों ने अपने आर्ट को, अपनी कला को, अपने साहित्य को, अपने धार्मिक रीतियों को, अपनी कल्चरल वैल्यूज को, इन सबको प्रिजर्व किया, इन सबको बचा के रखा। ये जो हमने पीछे पीपल लाइफ करी उसी का एक कंक्लूजन है। और
इस पीरियड ने हमें इंडिया की स्ट्रेंथ, मतलब जो देश की स्ट्रेंथ थी, देश का दूसरे धर्मों के लिए जो मानना था और उसकी जो रिच कल्चरल हेरिटेज थी वो शो करेगी, कैसे ये सब होने के बाद भी हमारा देश कितना रिच कल्चरल हेरिटेज का है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे ये निष्कर्ष हिंदी में दे रखा है। अब हम एक बार जल्दी से एनसीईआरटी में देख रहे थे कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोल रखा है, फिर आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रखा है कि सुल्तान के अंडर होता था, सुल्तान को ये सब काम करने पड़ते थे, मैंने आपको पीछे बताया। और वो सुल्तान के अंडर बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे। फिर मैंने आपको इक्ता सिस्टम के बारे में भी बताया, जिसमें इक्तदार बनाए जाते थे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, और वो उनकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती, मतलब उनके आगे आने वाले पीढ़ियों को नहीं मिलती थी, उनको अपनी पोस्ट खुद कमानी पड़ती थी। यही चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर मुगल के बारे में दे रखा है कि दीवान क्या काम करते थे, मीरबख्शी क्या करते थे, खाने समन क्या करते थे, सदर क्या करते थे, और 12 प्रोविंसेस जिन्हें सुभाष का नाम दिया गया था, वहां पे ये इन सबको अपॉइंट किया जाता था, और विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस ही चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी हैं। अब मनसबदारी सिस्टम के बारे में दे रखा है कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और जिसमें बताया गया था मनसबदार अपॉइंट्स होते थे अपनी रैंक के हिसाब से, उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से उनको एक प्रिसाइज नंबर ऑफ हाथी, घोड़े, ऊंट और सेना को मेंटेन करके रखना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी जरूरत होती थी तो बिना परमानेंट आर्मी मेंटेन करे भी हमें एक लार्ज नंबर ऑफ आर्मी तैयार मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जागीर के बारे में बता रखा है कि मनसबदार को लैंड दिए जाते थे, जिन्हें जागीर बोलता था, इसलिए इन लोगों को जागीरदार भी बोला जाता था। और फिर यहाँ पे बता रखा है नॉन मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटी में थे हायर पोस्ट पे, और वहां पे ज्यादातर फॉरेन मुस्लिम्स को ही रखा जाता था। यही चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे टोडरमल के बारे में दे रखा है कि कैसे उन्होंने डिटेल सर्वे किया था पूरे खेतों पे, और कितनी क्रॉप्स वो देती है, कितनी खेती बाड़ी उनसे मिलती है, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने हर क्रॉप का प्राइस डिसाइड किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों के बारे में बता रखा है कि श्रेणी वगैरह से ही मेन वो आता था, इनका जो भी श्रेणीज वगैरह जो थी, जातीज वगैरह जो थी, इन्होंने ही इंडिया की जो सोशल कल्चर है, सोशल जो कल्चर था, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज को प्रिजर्व रखा था, और इन्हीं की वजह से जो सब कॉन्टिनेंट था, मतलब जो इंडिया थी वो एक वेल्थिएस्ट रीजन था, इन्हीं से टैक्स वगैरह भी इन्हीं लोगों से आती थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हिंदी में दे रखी है। फिर ये बता रखा है कि सुल्तानेट के पीरियड में सड़कों पे ब्रिजेस बनाने के लिए, कैनल्स बनाने के लिए इरिगेशन वर्क पे काम हुआ था, जो मुगल पीरियड में और ज्यादा एक्सपेंड किया गया, और मेटल के कॉइन्स हुए थे। और मुगल में बता रखा है कि रुपये, सिल्वर कलर का कॉइन रुपये डेमोन्स्ट्रेट करता था, और कॉपर कलर का कॉइन दाम रिप्रेजेंट करता था। ये चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बता रखा है कि एग्रीकल्चर मेन चीज थी, और बहुत सारे रूलर्स टैक्स के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे, और 1/5 ऑफ द लैंड, जितना उनका खेत, जितनी भी उनकी खेती बाड़ी होती थी, उनका 1/5 उन्हें एज ए रिवेन्यू देना पड़ता था, और बहुत रूलर्स तो 1/2 भी मांग लेते थे। ये वो क्रॉप्स थी जो लोग प्रोड्यूस करते थे, और खाने वाली आइटम्स, और ये नॉन खाने वाली आइटम्स थी जो उनके लैंड्स पे प्रोड्यूस की जाती थी। यही चीज आपको यहाँ हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे बता रखा है क्राफ्ट्स पीपल भी उस वक्त बहुत ज्यादा राइज हुए, वो वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी ये सब बनाते थे। शिप बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई, जिससे ट्रेड इम्प्रूव हुआ, मतलब व्यापार बढ़ा, और बाहर जो हम सामान भेजते थे तो वो कोस्ट जो होती थी, कोस्ट मतलब जो तट होता है, नदी, समुद्र वगैरह का तट, तो वो कलिकट, मंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली नदी के तट से भेजा जाता था, और हम कम सामान इंपोर्ट करते थे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, और ये सारा सामान जो है सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स और ये सब हम इंपोर्ट करते थे। और अरेबिया और पर्शिया और सेंट्रल एशिया से जो मर्चेंट्स थे, मतलब वहाँ के जो व्यापारी थे, वो इंडिया पोर्ट्स पे आके सेटल हो गए, मतलब यहाँ पे जो हमारे समुद्र के किनारे थे वो वहाँ के रहने लग गए, जिससे इंडिया का ट्रेड भी इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे हुंडी सिस्टम के बारे में बता रखा है कि जिससे बाहर के, मतलब आसपास के जो दूसरे राज्य वगैरह होते थे, या बाहर जो आउट ऑफ इंडिया होते थे, वहाँ पे हम कैसे पैसे भेजे बिना, मतलब ऐसे इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भेजे बिना भी हम कैसे पैसे भेज देते। इस वक्त मारवाड़ीज आए, जिन्होंने क्रेडिट का, मतलब कर्जा लेने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। यही चीजें यहाँ पे ऋण का। फिर यहाँ पे बता रखा है कि 1600 लेट 1600 में इकोनॉमिक्स, मतलब आर्थिक रूप से थोड़ी दिक्कतें आई थी, जिसमें पीजेंट्स को अपना जो वो जो भी खेती बाड़ी करते थे उसके पास से उनके पास थोड़ा बहुत ही बचता था, क्योंकि उन्हें ज्यादातर एज अ टैक्स देना पड़ता था,
और बहुत लोग बंधुआ मजदूर भी बन गए थे। और जो वेल्थ थी वो ज़्यादातर उन्हीं के हाथों में रहती थी। जो बड़े बड़े जो राजा होते थे, दरबारी होते थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, उन्हीं सब के पास ज़्यादातर रहते थे, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास थी, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और ये बता रहे हैं कि इस वजह से बहुत सारे आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए, पर फिर भी जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग धर्म जाति के लोग थे, वो लोग एक साथ शांति से रहे, एक दूसरे पे डिपेंड होके रहे। यही चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में बता रखी है। ये बताता है, फिर यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहुत सारे रूलर्स आए थे और उन लोगों ने आर्ट का सपोर्ट किया, सब किया, और इसी की वजह से इंडिया की जो हेरिटेज है वो बन पाई है। इंडिया का जो ये हमारा एक संस्कृति है, इंडिया का ये जो एक पूरा कल्चर है वो बन पाया है। तो इंडिया इकोनॉमिकली तो स्टेबल थी बट पॉलिटिकली अनस्टेबल थी, और इसी वजह से इंडिया का जो मैप है इतनी बार रीशेप हुआ। इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, बट आज वो इंडिया के रूप में अब भी सर्वाइव करती है। और ये बताता है आर्ट की वजह से, लिटरेचर की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से और टाइमलेस वैल्यूज की वजह से इंडिया आज भी सर्वाइव कर रही है। इतनी हार्डशिप्स के बाद इंडिया सर्वाइव कर रही है। ये चीज़ें आपको हिंदी में दे रखी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इस चैप्टर के रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रही हूँ, साथ के साथ यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको निमोनिक्स बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, और हर जो भी रूलर था हमारा, जो भी शासक थे, उनके बारे में मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप याद रख सकते हो, और उनको याद रखने की ट्रिक्स भी बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको मुगल रूलर्स याद रखने की ट्रिक बताई कि कैसे आप सबको प्रॉपर ऑर्डर में याद रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगी। बाकी अगले क्लास में हम अपना चैप्टर 3 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।